ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल। मुतादिद घरों से अमरीकी साख्ता धमाका खेज मवाद और असलहा पकड़ लिया गया। ईरानी इंटेलिजेंस हुक्काम का दावा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है अमरीका ने मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश की तो ईरान तैयार है। मुल्क में महंगाई के खिलाफ जायज एहतजाज को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करते हैं। मुजाहिरीन से रिलीफ की बातचीत जारी थी कि ट्रंप को मुदाखलत का मौका फराहम करने के लिए साजिश के तहत मुजाहिरों को पुरतशद्दुद किया गया। नहीं समझते कि अमरीका मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मदद पहुंचने वाली है, मुल्की इदारों का कंट्रोल संभाल लो। ट्रंप का ईरान के मुजाहिरीन को पैगाम। अमरीका की जानिब से ईरान पर फजाई हमलों का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान से तमाम सफारती रवाबित मुनक़ता कर दिए। अमरीका ईरान की आला सिविल और मिलिट्री क़यादत को निशाना बना सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन के लिए रवाना। ट्रंप ईरान से मुतालिक कोई अहम फैसला कर सकते हैं। सदर ट्रंप ईरानी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई से पहले आज आवाम से खिताब करेंगे। NPAC की DGISPR से JSQ में मुलाकात। कौमी बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फितनल खारिज और TTP के तनाजुर में दाखिली सलामती मामलात पर जामे गुफ्तगू हुई। पाक अफवाज से रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। कश्मीर और गजा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई। नफरत अंगेज़ी और फ़िरक़ा वारियत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। DGISPR ने कहा कौमी सलामती के अमूर में यकसुई वक्त की ज़रूरत है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने के मामले पर डेडलॉक बरकरार। वेन्यू के हवाले से ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस बेनतीजा रही। बांग्लादेश अपने मैचेस मुंतकिल करने के मौके पर डटा रहा। ICC का कहना है कि टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। बांग्लादेश अपने मौके पर नजरसानी करे। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर्स भी भारत की नफरत अंगेजी का शिकार। भारत ने पाकिस्तानी पस मंजर रखने वाले 4 क्रिकेटर्स का वीजा मुस्तरद कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज आपके लिए अच्छा हुआ होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन आपके लिए ज़रूर अच्छा हो। हम इब्तिदा करने जा रहे हैं आज शो की मौसम की खबरों से। कुछ मामला इस तरह है कि कराची में सर्दी की शिद्दत कल से तो कम हुई है, लेकिन धुंध अभी भी मौजूद है, और शदीद धुंध के बाइस अगर हम कराची से बाहर निकले, थोड़ा आगे पंजाब की तरफ जाएं, तो मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए फिल वक्त बंद हैं, जबकि बलूचिस्तान में सर्दी की लहर अभी भी जारी है और शुमाली अजला में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से भी नीचे जा चुका है। कराची के लिए कहा यह जाता था कि कोयटा की हवा चलती है तो कराची में सर्दी होती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि डायरेक्ट साइबेरिया की हवा कोयटा को मिस करते हुए कराची आ गई है, और वो तमाम तर लोग जो कराची में सर्दी ना होने का शिकवा कर रहे थे, अब इस बात पर शिकवा होना है कि सर्दी मजाक मजाक में इतनी सीरियस हो गई है। और उसके साथ अगर पंजाब का जिक्र कर लें तो वहाँ पे भी इस वक्त धुंध मौजूद है। पंजाब के किन किन शहरों में बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहाँ का धुंध है, मोटरवेज की क्या अपडेट है, ये सब आगे चल के शो का हिस्सा बनाएंगे। कुछ खेल की भी अगर बात कर लें तो क्रिकेट के मैदान में भारत एक बार फिर खेल को एज वेपन इस्तेमाल कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश भारत में ना खेलने के मौके पर अभी भी डटा हुआ है। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि भारत ने ये कह दिया है कि भाई तमाम तर जो स्केड्यूल है वो जारी हो गया है, और बांग्लादेश जो है वो अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करे। एट द सेम टाइम फैसल, व्हाट इज विद दिस वीजाज नॉट बिन गिवन फॉर ऑल द पीपल जो कि पाकिस्तान से जिनकी ताल्लुकात हैं, या पाकिस्तान वो पैदा हुए हैं और उसके बाद वो अमेरिका मूव कर गए हैं, ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर इंडिया को क्या प्रॉब्लम है कि वो वीजाज नहीं जारी करें? अभी 4 केसेस सामने आए। इंडिया को तो ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारा है, लेकिन अभी सिर्फ 4 केसेस सामने आए। साथ ही जिसकी आप बात कर रही हैं, उन 4 केसेस में वो चारों USA टीम के प्लेयर्स हैं, जिनमें अली खान है और इसके अलावा एहसान आदिल है ना। प्रॉब्लम इसके एहसान आदिल जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, भारत को ये चीज़ बहुत खल रही है, और आगे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो ओमान, इटली, UAE, उसमें जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर हैं, क्या भारत उनके साथ भी ऐसा करेगा? भारत इस वक्त ना अब क्रिकेट को, खेल को मजाक बनाता जा रहा है। ICC ये कहता है कि जी ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन कब तक आप पुष्टपनाही करते रहेंगे, क्योंकि ICC में वही बैठे जो BCCI को रन कर रहे हैं। खैर, चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब, और वो है ईरान और अमेरिका।
दरमियान में इन दोनों के कशीदगी एक नए मरहले में अब दाखिल हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान जारी किया है जिससे दुनिया वैसे भी इनके बयान से हैरान तो होती है, अब मज़ीद हैरान हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये कहा है कि हेल्प इज ऑन इट्स वे। उन्होंने वो इंस्टिगेट कर रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स है ईरान में टू टेक ओवर द इंस्टीट्यूशंस। एक्चुअली, और इसका ईरान जो है पहले ही इल्जामात लगा चुका है कि ये सब जो है कंट्रोल अमेरिका से किया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम हमने जो ये देखा कि ईरान में जब छापे पड़े हैं और वहाँ से जो अमरीकी साख्ता असलहा मिला है और इसके पीछे तमाम तर जो पुशपनाही के इल्ज़ामात अमरीका पर लगाए जा रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था व्हेन दे स्टेटेड एट द वेरी बिगनिंग ऑफ दीज प्रोटेस्ट कि इसके पीछे अमरीका है। एब्सोल्युटली। अच्छा, दूसरी जानिब फौजी और साइबर ऑप्शंस पर गौर की खबरें भी सामने रही हैं। कल जो वाइट हाउस की तर्जुमान है उन्होंने एयर स्ट्राइक का भी इंदिया दिया और कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस जो टेबल पे मौजूद हैं उनमें से एक एयर स्ट्राइक भी है। क्या करना चाह रहा है अमेरिका? मैं सीधा चलता हूँ, हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हैं और तज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आप इस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये जब कोई मुल्क का सदर, वो भी पोटस बेसिकली, एक मुल्क के दूसरे मुल्क के जो एहतजाजी हैं उनको ये कहे हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, हाउ अनडिप्लोमेटिक इट इज़, और इसके पीछे क्या मैसेज छुपा है डॉक्टर साहब? जी, बेसिकली अगर अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर यानी इंटरनेशनल कानून अगर सिस्कियाँ लेना शुरू कर दे, को वेनेज़ुएला की मिलती है, गाज़ा में मिलती है, कश्मीर में मिलती है, और इजराइल ने जो 7 ममालिक पर हमले किए उस पर मिलती है, ग्रीनलैंड को जो धमकी मिल रही है उस पर मिलती है, और अब ईरान की बात है, तो लिहाजा इंटरनेशनल कानून की अगर कदरदारी न की जाए तो फिर ये गन डिप्लोमेसी हो जाती है। तो इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से चल रही है वो गन डिप्लोमेसी है। मतलब ये है कि अपनी ताकत का मुजाहरा इसको बरूए ताक लाते हुए कि इंटरनेशनल कानून क्या है। ये जाहिर है अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा तो दुनिया में मामलात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है ईरान में थर्सडे तक यानी जुमरात के दिन तक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी थी और दुनिया को कुछ ना कुछ वहाँ की ख़बरें मिल रही थी, हालांकि इंटरनेट शट डाउन हो चुका था। फिर भी अब उसके बाद मज़ीद जब सख्ती की गई, और कैसे की गई कि वेस्टर्न पावर्स ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज, मसाद, CIA मिल के और बाकी ताकतें, उन्होंने 43,000 स्टारलिंक, यानी कि जब इंटरनेट ख़त्म हो गया तो स्टारलिंक के टर्मिनल्स उन्होंने किसी तरह स्मगल करके ईरान में पहुंचा दिए, और वो बलबाइयों यानी कि जो मुजाहिरीन हैं उनके हाथ लग गए। तो कुछ ना कुछ खबर मिल रही थी। थर्सडे के बाद खबरें मिलना बहुत मुश्किल हो गई हैं। शुनीद ये है जो रिपोर्ट अल जजीरा कर रहा है, बाकी कर रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं इन तमाम मुजाहिरों में। और अगर ये बात क्योंकि वहाँ से कोई ख़बर नहीं मिल रही तो लिहाजा 2000 पर यकीन किया जा सकता है, जिस किस्म का क्रैकडाउन है। अब हो क्या रहा है, क्रैकडाउन हुआ, थोड़ी सी महसूस हो रहा है कि क्रैकडाउन के बाद लोग सहम गए, डर गए, कुछ मुजाहरे में कमी आई। अब कमी तो आ गई, उसके बाद ईरान की इंटेलिजेंस ने, आपने बताया अपने बयानिए में, कि उन्होंने अपने असला यानी गोला बारूद खास तौर पर बरामद किया है कुछ घरों से। कितना सही है ये ईरान की हुकूमत की तरफ से है, लेकिन ज़ाहिर है जहन इस तरफ जाता है कि वहाँ एक इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा है ईरान में। जैसा कि जून के महीने में मसाद ने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए चुन चुन के अस्करी और मदनी क़यादत को मरवाया, उसी तरीके के यहाँ अब मुजाहिरीन का ये भी दुरुस्त है कि खबर आई थी। ये बात अब छुपी हुई नहीं है कि लॉन्ग लाइक सिंस डेकेड्स एक्सट्रीमिस्ट या रैडिकल थॉट नहीं चाहती भी तौर से यूएस ईरान के अंदर, और वो मुसलसल कोशिश करें कि किसी तौर से ये रिजीम चेंज हो जाए जो इस वक्त मौजूद है ईरान में। यूएस पर मुसलसल ये इल्ज़ाम लगता रहा है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो अपनी पसंद की हुकूमतें चाहते हैं। सो वेनेजुएला में भी जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आप अपनी मर्जी का अपोजिशन लीडर वहाँ पे लाके बिठाना चाहते हैं। एक अंदाज या दूसरे अंदाज में यूएस ने पिछले कोई 4 दिहाइयों में, 5 दिहाइयों में तकरीबन 4 दर्जन के करीब रिजीम चेंज किए हैं, मुख्तलिफ कोवर्ट और ओवर्ट तरीके से। कद्दाफी का ओवर्ट तरीका है, बहुत सारे और हैं। सद्दाम का ओवर्ट तरीका है, जाहिरी तौर पर किया, और वेनेजुएला का बड़ा मांगे दरा किया। लेकिन
बहुत सारे जो है इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए रिजीम चेंज हुए हैं। कोई नई बात नहीं है, उनके जो लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये चीजें आई हुई हैं और बिल्कुल सबूत के साथ आई हुई हैं कि अमेरिका ऐसा पहले भी करता रहा है। रिजीम चेंज क्यों कर रहा है ईरान में? ईरान का तनाजुर थोड़ा मुख्तलिफ है, जियोपॉलिटिकल तनाजुर इसका मुख्तलिफ है। दो इसमें एस्पेक्ट्स हैं, एक तो इजरायली फैक्टर है। इजराइल की ये दरीना ख्वाहिश रही है, बड़ी दिली ख्वाहिश रही है कि किसी तरह ईरान को न्यूट्रलाइज, क्यों न्यूट्रलाइज किया जाए कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था, हिजबुल्लाह था, हमास था और सीरिया के बाशर अल असद, सीरिया की मलेशिया, इराक की मलेशिया, जब उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको काफी हद तक बल्कि तकरीबन खत्म कर दिया, तो अब आखिरी जो उसके पीछे मुहर्रिक है वो ईरान है, जो कम से कम कुछ इजराइल के सामने खड़ा अच्छा, होता अब है। इसमें डॉक्टर इजराइल ने अब मुझे इजाज़त दीजिएगा एक ज़मीनी सवाल करने की। आपने जितनी मिसालें दी इनमें आप अभी के जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट्स है इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम वेनेजुएला एंड ग्रीनलैंड, नाउ ईरान, बहुत सारे तज्ज़ियाकारों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने के लिए ये भोंडा तरीका ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है। इज़ इट ट्रू? आई मीन जस्ट टू आई डोंट नो, प्लीज़ इस पर बताइए कि एक ऐसी चीज़ जो कि उनकी इम्पीचमेंट तक जा सकती थी और यूएस में इम्पीचमेंट पिछले सुदूर की हो चुकी है, सिर्फ उसको दूर परे करने के लिए, दुनिया की नज़रों से ओझल करने के लिए ये टैक्टिक्स अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इज इट ट्रू? देखें, जियोपॉलिटिकल तनाजुर में बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता है। ये फैक्टर जो आप फरमा रहे हैं, ये फैक्टर का अंसर भी हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि अमेरिका की तारीख है 1896-98 से लेके अब तक, कि अमेरिका की जब भी मईशत मखदूश हुई है, कमजोर हुई है, तो अमेरिका ने कोई ना कोई इस किस्म का एडवेंचर किया है या जंग छेड़ दी है। तो लिहाजा यस पॉसिबल है। और इम्पीचमेंट की बात जो आपने की, जाहिर है अमेरिका की अपनी जो मईशत है वो भी बड़ी डगमगा रही है, डॉलर डाउन होता नजर आ रहा है, रूबल में लोगों ने तेल का कारोबार, बाकी चीजें कर दी हैं शुरू। तो बहुत सारे इसके अवामिल हैं, दुरुस्त है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ईरान का जहां तक मामला है, उसमें एक इससे बड़ा फैक्टर है, इसमें एक ग्रेटर इजराइल का भी फैक्टर है। और वो 1897 से उसका आगाज हुआ, ज़ायोनिज्म की जब बुनियाद स्विट्जरलैंड में रखी गई। तो इसमें इजराइल की, और इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल, ये वो खुद कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें इजराइल की भी दरीना ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और अमेरिका की जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर से कि 47 सालों में वो रिजीम चेंज करना चाहते थे, वो चेंज हो जाएगी। तो उसके मल्टीपल फैक्टर होंगे कि जो चाइना का वहाँ थोड़ा असर रसूख हुआ वो खत्म हो जाएगा, रशिया का असर रसूख खत्म हो जाएगा और इस खिते में उनका फुटप्रिंट आ जाएगा। अगली रिजीम जो आएगी, रजा पहलवी हो गए या उनके सपोर्टर अगर कोई मजीद उन्होंने हुकूमत बना ली, तो जाहिर है वो अमेरिका के गोद में बैठ कर हुकूमत करेंगे। तो उस लिहाज से जाहिर है अमेरिका का इसमें फुटप्रिंट ज्यादा बेहतर हो जाएगा इस इलाके में। लेकिन रीजनली जी जमील साहब, रीजनली देखा जाए तो ये ज़्यादा आसान होगा ईरान के लिए कि उनका रीजनल कंट्री से ताल्लुकात बेहतर रहे रिजीम चेंज हो जाने के बाद भी, व्हेन इट कम्स टू रशिया, व्हेन इट कम्स टू चाइना, रादर कि वो यूएस की, बिकॉज ईरान ने लॉन्ग सफ़र किया है ना यूएस, तो कोई भी आएगा वो नहीं चाहेगा कभी भी कि वो यूएस के साथ ठीक है अपने रवाबित तो रखें लेकिन उनके ऊपर डिपेंड करें, सो आपको लगता है कि रजीम चेंज होने के बाद भी लेट्स से ईरान ये चाहेगा कि वो कभी भी रशिया या चाइना से ताल्लुकात ख़त्म कर ले? नहीं, रशिया से और चाइना से ताल्लुकात तो, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तो ममालिक रखते हैं, मैं नहीं समझता कि नई रजीम अगर कोई आई भी, लेकिन नई रजीम से पहले बड़े नशेब व फराज हैं। और ये मेरा आखिरी पॉइंट होगा क्योंकि मेरी इससे अगली इंगेजमेंट भी है। तो नशेब व फराज बड़े होते हैं और उसमें यह है कि रजीम चेंज से पहले बड़ी क्यास हो सकती है ईरान में, एक सिविल वार हो सकती है और पाकिस्तान पे उसका असर हो सकता है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि रजीम चेंज के बाद वो चाहेंगे कि इस खित्ते के ममालिक जो हैं उनसे अपना राब्ता मजबूत रखें, SCO ECO के ममालिक जो हैं, लेकिन उसके अलावा वो अपने ताल्लुकात, रजीम जो अगली आएगी और वो सपोर्टेड रजीम होगी वेस्ट की, तो वेस्ट से अपने ताल्लुकात बेहतर रखेंगे। प्रॉबेबली वो फियर टू इजराइल जो है वो खत्म हो जाएगा शायद, ये जरूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त के लिए, वो वंडरफुल। एंड डेफिनेटली ये देखना होगा कि ईरान में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी रीजन के लिए कैसा है, क्योंकि अमेरिका हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला के लिए भी और अब ईरान के लिए भी रशिया और चाइना का नाम ही ले रहा है कि जो वहाँ से फंडिंग, वहाँ से सपोर्ट, एंड दैट इज़ वाई जो तमाम तर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे अगर आप वेनेजुएला के ऊपर ड्रग्स का इल्ज़ाम लगाते हो या ईरान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हो,
हो, इसके पीछे तमाम तर फंडिंग जो है वो रशिया से हो रही है या फिर चाइना से हो रही है। मीनवाइल इसी मामले पे वी हैव बीन जॉइंड बाय रियर एडमिरल फैसल शाह साहब। आप तजियाकार भी है, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, और गुड मॉर्निंग टू यू। फैसल साहब, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, ओके हम फैसल साहब से मजीद भी बात करेंगे, बट मेरी बार बार सुई वहीं अटकी हुई है सादिया कि आप दुनिया के ताकतवर सदर होके किसी मुल्क के एजिटेटर्स को ये कह रहे हैं कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। पहली बात ये बात उन्होंने उस वक्त की है जब परसों उन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि बहुत सारे ईरानी लीडर जो हैं वो समझौते के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, और आज वो फरमा रहे हैं कि जनाब कीप प्रोटेस्टिंग। ये देख लीजिए आप, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी इसको किया है कि इरानियन पैट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग। उन्होंने कहा है कि एहतजाज करते रहिए, इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लीजिए, मदद आपके और तारीख वैसे गवाह है कि जब जब अमेरिका ने कहा है कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, वो आई नहीं है, चाहे वो किसी भी मुल्क के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो। 7वीं बहरी बेड़ा आज तक नहीं आया, लेकिन खैर दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। ओके, रियर एडमिरल फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जब अमरीकी सदर ये कहते हैं हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, जब अमरीकी सदर कहते हैं कीप प्रोटेस्टिंग, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? हम क्या समझें? कोई बड़ी जंग का खतरा है? क्योंकि ईरान की तरफ से तो उनके जो आर्मी चीफ है वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि पिछली जो जंग हुई थी इसराइल के साथ, उससे ज़्यादा तैयार हैं हम। जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लेकिन जो मैं समझा हूँ सवाल, मैं उसके हिसाब से आपको जवाब देता हूँ कि अमरीकी सदर का इशारा किस तरफ है। मुझे लगता है एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है अमरीकी सदर जो है ईरान की सूरत हाल को लेके, क्योंकि जो वो चाह रहे हैं पिछले जून से वो हो नहीं पा रहा है। वो रिजीम चेंज की कोशिश कर रहे थे पिछले जून में जब ईरान इजराइल की वॉर हुई थी, और आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल साहब की जब मीटिंग हुई थी उसके बाद स्टेटमेंट दी थी अमरीकी सदर ने। उन्होंने कहा था कि मुझे ईरान के बारे में भी बड़ी अच्छी मालूमात मिली है फील्ड मार्शल साहब से, और उसके थोड़े ही दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही आई थिंक जंग खत्म हो गई थी ईरान इजराइल की। तो मतलब उनको समझाना पड़ा कि जो आप चाह रहे हैं वो सही नहीं है खित्ते के लिए और ईरान के लिए। अभी भी उनकी ये उम्मीद थी कि जो झगड़े हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको कोई टर्न दे दिया जाएगा और रिजीम चेंज का मरहला पहुंच जाएगा। जब जून में भी जंग हुई थी तो ईरान पे हमला हुआ था इजराइल का, तो इजराइल और अमेरिका का ये ख्याल था कि जैसे ही हमला होगा तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे और जो ईरानी हुकूमत है उसका साथ छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा भी उनका ये ख्याल था कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें ईरानी हुकूमत के खिलाफ लोग चल पड़ेंगे और इदारों का कंट्रोल संभाल लेंगे। जबकि जो खबरें अभी आ रही हैं वो ये हैं कि जो जोर है प्रोटेस्ट का वो टूट गया है मुजाहिरों का, और जिंदगी मामूल पे आना शुरू हो गई है ईरान पे। और सबसे बड़ी जो निशानी एक मुझे नजर आती है वो ये कि हुकूमत में किसी किस्म की कोई दरार नजर नहीं आती है, कोई डिफेक्शन नहीं है ना हुकूमत में, ना पुलिस में, ना उसके किसी और इदारे में, ना फौज में, ना IRGC में। तो मुझे लगता है एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार लग रहे हैं मुझे ट्रंप साहब, जो कि बार बार ये इंसाइट कर रहे हैं लोगों को कि जाके कंट्रोल संभाल लो और हमारी मदद बस पहुंचने वाली है। आने वाले दिनों में देखते हैं उनको, मतलब बहुत सारे उनके अपने भी जो रुफका हैं वो समझा रहे हैं कि मिलिट्री ऑप्शन कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। कतर ने भी ये स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान का भी यही ख्याल है। बहुत सारे और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनसे बातचीत का दरवाज़ा खोला जा सकता है और इस मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये लॉफुल नहीं है। आई मीन आप किसी मुल्क की रिजीम चेंज करवाना चाह रहे हो और आप पहली दफ़ा नहीं कर रहे, आप कई बार ये करवा चुके हैं। डायलॉग आप किसी मुल्क से रवाबित के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी मुल्क में अपनी मर्जी की रिजीम लाने के लिए आप क्या ही डायलॉग करेंगे। सो प्रॉबेबली इट्स अबाउट द टाइम दैट यू नो US शुड बी गिवन अ लेसन ऑन दिस कि भाई आप जब चाहें किसी भी मुल्क की रिजीम चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, रिजीम चेंज करना आपको नहीं लगता ईरान में इतना आसान नहीं होगा, जहाँ पर मिलिट्री और पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो दोनों ही डिपार्टमेंट्स अलाइंड है। वेनेजुएला में ऐसा नहीं था, दीगर मुल्कों में ऐसा नहीं हुआ, दैट इज़ वाई उनकी इंटरवेंशन रही है। यहाँ पर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर US। आपकी जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो बहुत स्पॉट ऑन है, बहुत क्लियर है और करेक्ट है कि ईरान में ये रिजीम चेंज का जो मामला है ये इतना आसान काम नहीं है। जो थियोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे, वो उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक गई हुई हैं, और उसको चेंज करना, उसको रिमूव करना, उसको तब्दील करना किसी और सिस्टम से, ये कोई आसान काम नहीं। तो प्रॉब्ली उनका ख्याल ये है कि हम खामेनेई साहब को अगर रिमूव कर दें
तो रिजीम चेंज हो जाएगी और फिर हम अपने मर्जी का बंदा यहाँ पे ले आएंगे, लेकिन खामनाई साहब के अकेले रिमूव होने से रिजीम चेंज नहीं होगा। उसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डाउन टू जैसे हमारी तहसील लेवल होती है उस तहसील लेवल तक गया हुआ है। तो उसको वहां से उखाड़ फेंकना और तब्दील करना ना मेरा नहीं ख्याल कि इट इज फीजिबल ऑप्शन। फैसल तो आपका पहला सवाल है, जी प्लीज एक मिनट, जो आपका पहला सवाल है कि यूएस को ये समझाना चाहिए कि वो ये काम गलत कर रहे हैं। देखें, आप दुनिया की हिस्ट्री उठा लीजिए, जो भी सुपर पावर होता है अपने वक्त का, उसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल लॉ, ये उसके अपने लिए कोई मायने नहीं रखते। उसकी नजर में ये सब चीजें दूसरों के लिए होती हैं। तो हर आने वाला सुपर पावर जो होता है वो यही काम करता है जो इस वक्त यूएस कर रहा है। तो हमें इसको इसी तरह से, इसी नज़र से देखना चाहिए, और जो अपना इंटरेस्ट हम इसमें पूरा कर सकते हैं वो हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। समझाने की ज़रूर गुंजाइश है, और उनके अपने भी रुफ़का आप देखें कि समझा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट समेत जी, लेकिन अगर उनको नहीं समझ आएगी तो कोई उनको रोक नहीं सकता। फैसल साहब, जस्ट वन लास्ट थिंग, क्या ट्रंप अपने जो घर उनका ऑर्डर में नहीं है उसको छुपाने के लिए सारी हरकतें कर रहे हैं? अपने पिछले एस्टीम्ड गेस्ट से मैंने एप्स्टीन फाइल के जिक्र किया था, आपसे मैं जिक्र करता हूं जो आइस वाले मामलात इस वक्त चल रहे हैं, फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना, फोर्ट ब्रैग, कैलिफोर्निया, पोर्टलैंड, ऑब्वियसली पेंसिल्वेनिया, हर जगह एहतजाज। अमेरिका में, हम तो ईरान के एहतजाज की बात कर रहे हैं, अमेरिका में खुद अंदर खाने एहतजाज हो रहा है। तो क्या ट्रंप इस सब कुछ छुपाने के लिए भी ये कर रहा है? हाँ, एक कोशिश ये भी उनकी हो सकती है कि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं और अमरीकियों को कि जी बाकी सब कुछ ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें हैं, हर मुल्क में होती हैं, लेकिन हमारे जो एम्बिशंस हैं वो तो ग्लोबल लेवल के हैं। हम तो यूनिवर्सल चीजों को देख रहे हैं, और हम अपनी जो पुरानी है सुपर पावर वो हम रीस्टैब्लिश कर रहे हैं खित्ते में भी और खित्ते के बाहर। तो जहाँ कहीं हम समझेंगे कि हमारा इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, हम उसको जाके एड्रेस करेंगे और अपने हक में करेंगे सिचुएशन, और ये अमेरिका हमेशा करता आया है और ये हर सुपर पावर करती आई है। लेकिन जो भी सुपर पावर होती है उसका वाहिद ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो सुपर पावर रहे। तो जहां कहीं वो पोटेंशियल चैलेंजर देखते हैं, जहां कहीं वो देखते हैं कि उनको किसी ने ललकारा है, उस रीजन में जाते हैं और जाके वहां पे डिस्टेबलाइज कर देते हैं उस रीजन को। तो यही अमेरिका करता आया, यही सारी सुपर पावर करती आई है। अब वो ये अपने सुपर पावर होने के खुमार में कर रहे हैं, अपने जो अंदरूनी खलफशार है उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। ये सब फैक्टर्स उसमें शामिल हैं, लेकिन ये अमेरिका मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यही काम करता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, इट वाज वंडरफुल एंड वेरी इंसाइटफुल टू। यही उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बेहतर हो सके ईरान के लिए, और सबसे ज़्यादा रीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की सूरत हाल ऐसी ना हो जिससे इकोनॉमिकल ग्लिच किसी भी मुल्क के लिए, खासतौर पर इस रीजन के लिए रहे। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं ब्रेक। वी विल सी यू आफ्टर दिस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। क्रिकेट की बात कर लें, ख़ास तौर पे साउथ एशिया में क्रिकेट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सिफारतकारी का आला समझा जाता था, एक नम ताकत समझी जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस डिप्लोमेटिक टूल को अब वॉर टूल बनाया जा रहा है, और वो कर रहा है भारत। अब भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है, बराह रास्त खेल को इसने लपेट में लिया है। और कल भी एक मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, हल लेकिन सादिया कोई नहीं निकला। एब्सोल्युटली, बांग्लादेश ने आईसीसी को वाज़ेह जवाब ये दिया है कि टीम भारत नहीं भेजेंगे, लेकिन भारत ये कह रहा है कि भाई अब तो बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ और किया जा नहीं सकता, इसलिए आपको ही कुछ मैनेज करना पड़ेगा, वरना आपकी टीम भारत ही आकर खेलेगी। ऐसे में वर्ल्ड कप में जो एक नई कंट्रोवर्सी है उसका असर T20 वर्ल्ड कप पे खुद क्या होने जा रहा है, बाकी टीमें इस वजह से कितनी अनसर्टेन हो सकती हैं, एक तो ये मामला। दूसरा वो ये है कि इंडिया में जाकर यूएसए की टीम अगर खेलती है तो क्या उसमें अगर पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी मौजूद होंगे तो इंडिया उनको वीज़ाज नहीं देगा? क्या ऐसा होगा? क्योंकि सवाल यही इसलिए बन रहा है, ऐसा किया जा रहा है, अभी तक वीज़ा अप्रूवल्स नहीं आए हैं, और इसी वजह से वो यूएसए के प्लेयर्स जिनका ताल्लुक जो कि पाकिस्तानी निजात हैं वो अब परेशान
हो रहे हैं इस वजह से कि उनके वीज़ाज़ नहीं आए हैं। हो सकता है बहुत लेट जाके वीज़ाज़ दे दिए जाएं, क्योंकि आपको पता है फैसल के पाकिस्तान के साथ भी अक्सर यही किया जा रहा होता है कि या तो वीज़ाज़ दिए नहीं जाते हैं, इतने लेट दिए जाते हैं कि उसकी वजह से जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पिछली बार ये हो चुका है वर्ल्ड कप में, 50 ओवर वर्ल्ड कप में ये हो चुका है। मीनवाइल हम इस पे भी बात करेंगे, जो अंडर 19 के वर्ल्ड कप का वार्म अप्स का आगाज़ हुआ है और समीर मिन्हास अनस्टॉपेबल जा रहे हैं, इस सब पे बात करेंगे। अदील अजहर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कोई गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। ओके, स्टार्टिंग विथ ये वाला मामला जो भारत इस वक्त कर रहा है, यूएसए के 4 प्लेयर, ठीक है, अली खान को बहुत सारे लोग उस वक्त जाने जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, लेकिन एहसान आदिल को तो सब जानते हैं क्योंकि एहसान आदिल खेल चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ना। तो प्रॉब्लम इज अभी 4 खिलाड़ी हैं जिनको ये प्रॉब्लम किया है भारत ने वीज़ा डिनाई करके। अभी रेहान अहमद और मैंने सुना है कि जो उनके स्पिनर हैं आदिल रशीद, उनके भी वीज़ा का इशू आ रहा है। तो ये भारत, कतर, ओमान, इटली, इन टीम के साथ भी यही करेगा, यूएई के साथ कतर तो हटाए, इनके साथ भी फिर यही करने वाले, जितने पाकिस्तानी निजात हैं फिर उनको वीज़ा ना दे, तो फिर क्यों हो वर्ल्ड कप भारत में? देखिए, ये तो एक थैंक यू सो मच गाइस फॉर हैविंग मी बैक ऑन। ये तो एक बड़ा इस वक्त एक फंडामेंटल सवाल, बहुत फंडामेंटल सवाल ये हो गया है कि इंडिया में वर्ल्ड कप क्या, या इंडिया में कोई भी इवेंट अब कंट्रोवर्सी के बगैर नहीं हो सकता। इंडिया खेलों को किस नहज पे और किस दहाने पे ले आया है। इंटरनेशनल महाजों पे इंडिया को डिप्लोमेटिकली या जो भी आप बात करें इंतहाई सुक्की उठानी पड़ रही है। कल मैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई फॉलो इंडियन न्यूज वेरी वेरी कीनली। कल मैं देख रहा था कि जी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी लीडर जो है वो बीजेपी के ऑफिस जो है वो कोई मिलने गई हुई और बीजेपी के बड़े लीडरान के साथ तस्वीरें खिंचवा रही हैं। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको अब से 2-3 साल पहले इंडियंस जो है किसी के साथ कोई राब्ता भी करें इनके साथ तो उनको वो देशद्रोही जो है या एंटी नेशनल करार देता था। सो इंडिया जाहिर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ डॉलर कंट्रीब्यूशन तो बड़ा हो गया, लेकिन दिल बड़े छोटे रह गए इनके। अब वो कर यही रहे हैं कि अब जब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इवेंचुअली इन सबको वीजा मिल जाएंगे। ये अगर आपको याद हो, रेहान अहमद और आदिल रशीद के साथ पहले भी ये प्रॉब्लम हुआ था जब वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए यहाँ पर आए थे। इवेंचुअली एवरीबडी गॉट द वीजा, लेकिन समहाउ कुछ इंडिया में कुछ कहते हैं ना वो स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसर्स वहां पे बैठे हुए हैं जो कि कुछ ऐसा तकवीत हासिल करते हैं कि क्योंकि ये पाकिस्तानी नजात है तो हम इसको तंग करेंगे, इससे हमें कोई मजा आ रहा है। अब देखिए, सिकंदर रजा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। आई थिंक इन तमाम प्लेयर्स में जो सबसे सही मामलों में सुपरस्टार है वो सिकंदर रजा है, बिकॉज एब्सोल्युटली ही इज द नंबर 1 ऑलराउंडर, बॉलिंग और बैटिंग और उसमें बहुत जबरदस्त, कैप्टन ऑफ जिम्बाब्वेन टीम एज वेल। अब अभी फिलहाल अपना पहला राउंड तो जिम्बाब्वे विल बी प्लेइंग इन श्रीलंका, लेकिन व्हाट इफ दे क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, तो क्या उनके वीजे का भी यही मसला होने वाला है? आई थिंक वंस एंड फॉर ऑल इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। इंडिया अपनी इंडिया के एम्बिशन जरा चेक करें। ओलंपिक होस्ट करना चाहते हैं 2036 में गालबन हो, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं मेरे ख्याल से ये तो शायद एशिया कप लेवल की भी अभी इनकी आदतें नहीं है अभी तक। राइट। अब अगर किसी नेशन के लिए इनडिसाइसिव सिंड्रोम कोई कंडीशन होती हो तो हम वो इंडिया को दे सकते हैं, बिकॉज दिस हैज़ बीन हैपनिंग नॉट सिंस नाउ। मेरे ख्याल में अब ये हाईलाइट इसलिए होने लगा है क्योंकि ये पाकिस्तान से बाहर निकल कर आया। पहले सिर्फ पाकिस्तान इंडिया चलता रहता था तो लोगों को लगता था कि जी एक राइवलरी है और राइवलरी की वजह से एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है इन चीज़ों का, शायद इसलिए ये इतना पता नहीं चलता। पीपल मे बी डिड नॉट यू वांट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं है, इससे पहले और भी गेम्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी ऐसा किया जाता है। एंड प्रॉबेबली रीज़न ये नहीं होता कि उन प्लेयर्स को बिल्कुल ही खेलने नहीं देना है, बेसिकली उनको कंफ्यूज करना है, उनकी हुकूमत को तंग करना है। जब प्लेयर लेट आएगा, जब जर्नलिस्ट वहाँ लेट पहुँचेंगे, बाकी स्टाफ के लोग लेट पहुँचेंगे, तो वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ, अपने मेंटल सोबरनेस के साथ नहीं खेल रहे होंगे। द थिंग इज दिस हैज़ बिन गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग, और ये बहुत पेटी है। मतलब दिस इज सो पेटी दैट इट शुड, पहले तो ये आना ही नहीं चाहिए मसला, लेकिन एटलीस्ट एड्रेस तो होना चाहिए। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, ये सारी चीजें एमिनेट कहाँ से करेंगी, इन चीजों का आगाज कहते हैं ना, इसका मंबा कहाँ है? इसका मंबा जो है वो नेचुरली जो इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त हिंदू गवर्नमेंट वहां पे हुकूमत कर रही है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुंबई अटैक्स हुए थे, अनफॉर्चुनेट वाकया था, जो भी था, बड़े मासूम लोग मारे गए थे उसमें। उसके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं आईपीएल से अलग कर दिए थे, लेकिन आई थिंक शायद 2 साल की बात थी दैट पाकिस्तान हैड अ सीरीज, 3 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान हैड एन ओडीआई सीरीज इन इंडिया, जो कि हम 2-1 से हमने कामयाबी भी हासिल की थी, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम।
कि उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जो है वो खेलने गया था। आई थिंक वो शायद उससे पहले हुआ था वाकया, लेकिन मुंबई अटैक्स के बाद हुआ था। उसकी वजह क्या थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, रिलेटिवली ओपन माइंडेड लोग थे, वो एक एक कहते हैं ना एक सीलिंग या एक सेपरेशन बनाना चाहते थे बिटवीन पॉलिटिक्स एंड बिटवीन स्पोर्ट्स। लेकिन अभी इन्होंने इतना गदला कर दिया है, आई मीन यू रियली डू नॉट कि जी ये लाइन अब रहती कहाँ पर है। देखो इंडिया में स्पोर्ट्स इज पॉलिटिक्स। मैं कल एक और मैं आपको खबर बताता हूँ। कल मैं इंडिया में कोई बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है और एक डेनिश प्लेयर जी वो कंडीशंस के हवाले से बात करनी थी। शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। नीचे बड़े गंदे कोर्ट्स हैं, गंदी फैसिलिटीज हैं, जानवर की बीट पड़ी हुई है, परिंदों की, और ये सारी चीजें हैं। जरा ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ये खबर रिपोर्ट की थी, उसी में वो बात कर रही थी। उसके नीचे जरा लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। आई डोंट नो इंडियंस अपनी नेशनलिज्म के बारे में इतने सेंसिटिव क्यों हो गए। देखिए इतना सेंसिटिव कोई तब होता है जब उसमें कोई कमी हो या उसमें कोई कायली या कम रह गई हो, कोई इनसिक्योरिटी हो। ये आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड। तो वो जरा वो डेनिश प्लेयर के बारे में कि शी इज एंटी नेशनल, शी इज एंटी इंडिया, शी इज ऑलवेज, वो फिर उसको लिंक कर देते हैं हिंदुइज्म के साथ। अब आप देखिए कि वो अजीत डोभाल, आई एम सॉरी, इंडिया ने ये खेलों का डिस्कशन होना है, बट वी आर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स हियर। अजीत डोभाल पिछले साल आईआईटी इंडिया की टॉप टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में बैठ के ये कह रहे हैं कि हमें अपनी हिस्ट्री का बदला लेना है, हमें अपने जो हिस्ट्री है उसका रिवेंज लेना है। उनके रिवेंज लेने की बस यही है कि अली खान का वीजा डिले कर देंगे वो, अच्छा वीजा ले रहे हैं या वो मूवी बना देंगे। अच्छा अब इसमें आदिल भाई नाउ कमिंग टू द बांग्लादेश थिंग, आप इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी अगर जबान इस वक्त देखें तो वो पाकिस्तान के हवाले से भी यही राय रखते थे, इनको तबाह कर देंगे, एलियनेट कर देंगे, अरे ये क्या खेलते हैं, इनकी तो कोई टीम ही नहीं है, और अगर ना भी खेले तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब से वो ट्रॉफी रो हुई है और 5 महीने से रो के इनको ट्रॉफी नहीं मिली, इनके दिमाग ठिकाने आए हैं, तो अब वो इस बात पे आए कि जी पाकिस्तान तो चले इंपॉर्टेंट है लेकिन बांग्लादेश तो बगैर पैसा चलता नहीं, हमने बांग्लादेश बोर्ड को खड़ा किया है, बांग्लादेश हमारी बिल्ली हमसे मियाँ कैसे कर सकता है। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश इस वक्त तुन के खड़ा हुआ है, कहते हम नहीं आते भाई। क्या इसका नतीजा देख रहे हैं सर? वर्ल्ड कप की कोई डेट्स आगे बढ़ती देख रहे हैं, क्या होता देख रहे हैं? देखिए अगर आपको याद हो, तकरीबन जिस वक्त ये राव पहली बार आया था तो मैंने उस वक्त भी ये बताया था कि बांग्लादेश के पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग चिप नहीं है। ना उनकी क्रिकेट टीम अनफॉर्चुनेटली इतनी स्ट्रांग है, ना किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस है कि बांग्लादेश, उनके अगर हम सुपरस्टार्स की भी बात करें तो ओनली वर्ल्ड क्लास लेवल आप प्लेयर कह सकते हैं कि जो कि maybe can fit into any other side in the world. शकीब की अगर आप बात करें ना, एक्चुअली अब he's off his peak and I'm not even sure कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी है उनके या नहीं है। लेकिन the point that I'm trying to make here is that बांग्लादेश के पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग चिप नहीं है। yes, ऑडियंस बहुत बड़ी है। बांग्लादेश पिछले कुछ 30-40 साल में फ्रॉम अ वेरी फुटबॉल लविंग कंट्री टू अ वेरी क्रिकेट लविंग कंट्री बन गया है। लेकिन क्या bring it the kind of money into cricket that perhaps Pakistan does? मुझे नहीं लगता। मैंने उसमें भी ये कहा था, मेरा अभी भी ये ख्याल है कि बांग्लादेश के पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग चिप नहीं है। इट्स टू लेट नाउ, लॉजिस्टिकली अब ये चीज लेट हो चुकी है, टिकट बिक चुके हैं, बाकी सारी चीजें हैं सिलसिला। मुझे नहीं लगता, आई थिंक मुझे अभी भी ऐसा लगता है दैट बांग्लादेश eventually will play in India. But the question is, हाँ मेरे सर में यही बात है कि question is like कि वो अपने ऊपर किसी किस्म का बैन या किसी किस्म का फाइन बर्दाश्त करेंगे या वो अपने टीम को भेजेंगे। Because we've been talking to Bangladeshi journalists and they said it is not about just the cricketers, it's about the journalists, it's about the other members that are going to go, the staff and fans and all of the people who are Bangladeshi and want to get their visas for India for the World Cup। हम उन सबको रिस्क में नहीं डाल सकते। पॉइंट इज, मुझे ऐसा लगता है आईसीसी इनके ऊपर कोई सैंक्शन या इस तरह की चीज शायद ना लगा पाए, बिकॉज बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे लड़कों को और हमारे फैंस को, स्टाफ को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ तक बात जा सकती है कि दे डिसाइड नॉट टू गो अगर उनको पता हो कि हमारे ऊपर कोई सैंक्शन या फाइन नहीं लगता। I think it's anybody's guess right now. मुझे इस बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक जो कवानीन आईसीसी के क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहाँ पर होती है, क्या होता है सिलसिला उसमें what happens once that happens कि क्या गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ने मना कर दिया within the state, तो किसी एक स्टेट के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है। So I think I mean honestly I would really love Bangladesh to be a part of the World Cup. जाहिर है they bring some energy. Bangladesh fans are very passionate.
टीम नहीं जीतती तो खैर हमें तो अभी रिसेंट टाइम में उन्होंने बहुत हराया, तो हम तो ये बात भूले भी ना कि उनकी टीम नहीं जीतती। लेकिन हाँ, वर्ल्ड इवेंट में इफ यू नो, बांग्लादेश में आई थिंक शायद वो उस लेवल की मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इंटरनेशनल इवेंट्स में जाके, हमें भी याद है एशिया कप में देखिए वेरी क्लोज टू विनिंग, क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, बट जस्ट कुड नॉट क्रॉस द लाइन। लेकिन आई रिपीट, देखिए लॉस यहाँ पे बांग्लादेश का नहीं है। अगर वो वर्ल्ड कप नहीं भी खेलते, द लॉस इज इंडिया, ये इंडिया का लॉस है। और ये इंडिया अपने रेपुटेशन को जो तार तार कर रहा है, मैं इत्तेफाक से आज अपने रेडियो शो में भी यही बात कर रहा था कि ये जो इस तरह के रूलर्स आते हैं ना, जो शायद ट्रम्प साहब अमेरिका में कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने जो है वो भारत में किया है, ये अपने टाइम पूरे करके चले जाएंगे। इनको बाद में पता चलता है कि ये जो गंद फैला के चले गए हैं और ये जो गलासत फैला के चले गए, इसकी सफाई करने में दहाइयां लग जाती हैं। सो द लॉस इज इंडिया एंड इंडियंस नीड टू रियलाइज दिस थिंग। और इंडिया में भी जो उनका संजीदा सर्किल है, आप राजदीप सरदेसाई को फॉलो करें, इनके और कुछ जो जरा मैं कहूंगा कि थोड़े से लिबरल माइंडेड इनके जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि इस वक्त इंडिया क्रिकेट बोर्ड इंडियन क्रिकेट को किस नहज पे ले आया। आई होप कि वो कर रहे हों, बिकॉज जो थोड़े से लिबरल माइंडेड थे वो भी लिबरल नहीं रहे थे। अदील, निखिल नाज ने कल गुफ्तगू, हाँ वो छोटी सी उन्होंने गुफ्तगू की थी, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया हमने जो पाकिस्तान के साथ किया अब हमारे साथ वही हो रहा है। खैर चलें, इस पर तो कभी बात करेंगे। आखिर में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द अंडर 19s। हम मेंस की वर्ल्ड कप की तो हम सारे एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं, लेकिन अंडर 19 शुरू हो चुका है। वार्म अप्स पाकिस्तान ने कल यूएसए को हराया है। या अल्लाह नज़र न लगे समीर मिनास को, आखिरी 10 इनिंग्स आई वाज वाचिंग के 700 से ज़ायद रन्स उसने कर दिए हैं। सेंचुरी करता है, छोटी सेंचुरी नहीं होती, 174, 144 हाफ सेंचुरीज उसमें से, यानी कि 3 सेंचुरीज, 3 हाफ सेंचुरीज, उसमें से एक इनिंग्स तो वो डक हो गई, तो 9 आप कर लें। फिनोमिनल, ज़बरदस्त। नो डाउट अबाउट दैट। आई थिंक कल से शुरू हो रहा है इस टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। कल 3 मैचेस होने हैं। पाकिस्तान विल बी इन एक्शन ऑन फ्राइडे और पाकिस्तान को पहला ही मैच काफी तगड़ा मिला है। हमारा इंग्लैंड के अंडर 19 के साथ मैच हो रहा है। इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, हमें ये पता है कि जिस लेवल पे भी क्रिकेट खेलते हैं ये बड़ी प्रोफेशनल साइड्स होती हैं, बहुत ही मेरिट पे सिलेक्टेड ये ट्राई होती है। जहां तक समीर का ताल्लुक है, आई थिंक हम गाइस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर एज वेल। आई मीन फॉर मी ही इज अ जनरेशनल टैलेंट। इसने ऑलरेडी जो है ना वो अपने पांव इस वक्त पालने में ही बता दिए हैं कि भाई ये किस लेवल का जो है ये प्लेयर है और हमें इसको बहुत एहतियात के साथ लेकर चलना है। आई थिंक अगर पाकिस्तानी, बिकॉज व्हाई वी आर मोर एक्साइटेड अबाउट अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज बिकॉज ऑफ हमने अभी भारत को एशिया कप में शिकस्त फाश दी। दूसरी जानिब उनका आई रियली डोंट नो गाइस, वी नीड टू चेक ये सूर्यवंशी अभी तक 14 साल का है, बिकॉज़ यहां क्रिकेट इन्फो पे भी आज 14 ही लिखा हुआ है। बस वो उन्होंने शायद हमसे सीखा है। पुरानी तस्वीर मैंने देखी 14 साल का था 3 साल पहले, तो मुझे लग रहा है इंडिया में कोई एज वाला सीन वही पाकिस्तान वाला ही है। लेकिन I think these are the players. अब सूर्यवंशी का एटीट्यूड, उसका दिमाग खराब होना एक अलग जगह, but players like सुभान, सूर्यवंशी, they bring a level of excitement into this cricket. Yes, and honestly speaking, I would have never said that. Lekin I'm very excited about this under 19 T20 cricket World Cup. My team will be in action day after tomorrow. Let's wish them all the very best. Yes, बहुत शुक्रिया आदिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप हम भी रहेंगे। तो चलिए जनाब, क्रिकेट की दुनिया से फिल वक्त इतना ही, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आपको एक नई दुनिया में लेके चलते हैं, लास वेगस। और यहाँ पे हुई CES 2026 नुमाइश। एक मुस्तकबिल की झलक होती है। ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि सोचने और रद्दमल देने के काबिल होती जा रही है। गॉन आर द डेज जहाँ पे रोबोट सही से चल नहीं पाते थे, अब तो ये डांस भी करते हैं, अब तो ये क्या कुछ अपने उठा लेते हैं अपने हाथ में, एंड देन दे डू इट परफेक्टली। कर रहे हैं, कार्स चला रहे हैं, घरों के चॉइस कर रहे हैं, होटल्स में एज वेटर्स मौजूद हैं। They're doing everything that we expect a normal human being to do. Oh yes, तो ये CES जो होती है, ये आपको बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक इवेंट होती है। और ये भी कहा जा रहा है कि आफ्टर द पेंडेमिक 2019 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी ये CES एग्जीबिशन हुई है। इसमें हकीकत से करीब तर ये रोबोट्स जो हैं, ना सिर्फ ये थे बल्कि स्टार्टअप्स थे, मुख्तलिफ स्टार्टअप्स थे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि 400 से ज़ायद CEOs मौजूद थे, जो कि अगेन इस बात की गमाजी करता है कि वे आपके पास स्टार्टअप्स हों, वहाँ उनको एक्वायर करने वाले लोग भी हों, तो एक बड़ा ज़बरदस्त ये माहौल बनता है। और आई वंडर कि इनका करा दें खबीब से या फिर किसी से मुकाबला, तो पता चल जाएगा कि कितने ज़बरदस्त
डस्ट जो है वो बेसिकली इस तरह की जो एग्जीबिशंस होती हैं उनका मकसद ये होता है कि ये एक्सपो किया जा सके, ये दिखाया जा सके, मुजाहिरा किया जा सके कि टेक्नोलॉजी वाइज जब हम AI को रोबोटिक्स से मिलाते हैं तो वो कितना आगे चले गए हैं और वो कौन से ऐसे काम कर पा रहे हैं जो इससे पहले की जो एक्सपोज थी, एग्जीबिशंस थी, उसमें वो नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली इट्स लेवल अप एग्जीबिशंस होती हैं ये, और जिसमें आपने देखा कि भाई वो क्या क्या कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। चले इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी ग्रेव इंसिडेंट जो कि गैस लीकेजेस पे है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। जब सर्दियाँ आती हैं तो हम बहुत सारी अच्छी बातें अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे छुट्टियाँ होंगी, हम एंजॉय करेंगे और हम खुश्क मेवाजात इस्तेमाल करेंगे और ये सारी चीज़ें हम इससे जोड़ लेते हैं। लेकिन सर्दियों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा देरीना मसला जो हर साल बढ़ जाता है वो ये कि लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ऐसे में नाकिस गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कभी हीटर्स बंद करना भूल जाते हैं और ऐसे में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो जाता है गैस सिलेंडर फटने के वाक़यात या गैस लीकेज के वाक़यात में। और बंद कमरों में जो हीटर का इस्तेमाल है या गैस लीकेज है, गैर मेयारी सिलेंडर्स हैं, नाकिस रेगुलेटर्स मामूली सी गफलत को जानलेवा हादसे में बदल देते हैं। साथ ही हमने 2 दिन पहले देखा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, 8 अफराद उसमें जान से गए थे, जिसमें एक नौब्याता जोड़ा भी था। और गुज़िश्ता रात एक और इस तरह का वाक़या आ गया। और कराची में तो फिर थोड़े हादसात इस तरह के नहीं होते हैं, ऑल्दो के बहुत सारे लोगों को याद होगा कि जामे कराची के मस्कन गेट के सामने एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और उसकी वजह भी यही निकली थी कि नीचे फूड चेन्स थी और वो कहने को तो गैस धमाका था, इमारत पूरी हिल गई थी, पूरी हिल गई थी। तो अब मसला कहाँ है इसमें, रेगुलेटरी बॉडीज़ कहाँ पर हैं? जो ब्लैक में चीज़ें मिल रही हैं वो लोग इसलिए ख़रीदते हैं कि चले अवेलेबिलिटी ना हो तो गैस ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो मिलने वाली चीज़ भी गैर मेयारी होती है। इससे पहले कि हम चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर साहब को मदऊ करें, आवाम की क्या राय है इस पर, पहले आपको वो सुना देते हैं। गैस सिलेंडर के धमाके सर इस वजह से होते हैं कि एक तो हम लोग खुद भी एहतियात नहीं करते और दूसरा गैस की लीकिंग की वजह से जो है ना वो बहुत मतलब स्पार्किंग की वजह से जो काम ख़राब होते हैं वो फिर धमाकों का बायस ही बनते हैं। अब आपके सामने ही है जो इस्लामाबाद में नुकसानात हुए हैं, कितना मतलब एक पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया। तो उस लिहाज से जो है वो हमें एहतियात करनी चाहिए खुद भी, और गवर्नमेंट भी हमारी कोई इस मामले में हमारी हेल्प आउट कर सकती है अगर करना चाहें तो। ये लापरवाही की वजह से होते हैं, कोई लीकिंग हो या कोई सिगरेट पी रहा हो पास बैठ के तो ये ऐसे भी हो जाते हैं। ये जी हुकूमती इदारों की नाअहली है। अगर वो चेक एंड बैलेंस अपना प्रॉपर रखें और लोगों में अवेयरनेस पैदा करें तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे कमी पाई जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमती इक़दामात जो लोगों तक नहीं पहुंचाए जा रहे, हुकूमत जो लोगों को डिलीवर नहीं कर रही, मुतलका अदारों को इन पर एक्शन लेना चाहिए और चेक एंड बैलेंस मजबूत करना चाहिए। वजह यही है कि इख्तियात नहीं करते, जो गैस सिलेंडर की रिक्वायरमेंट हैं उनके मुताबिक उनको इस्तेमाल करें। सिलेंडर अमूमन पुराने हो जाते हैं, जंगलुदा हो जाते हैं। नंबर 2 की जो गैस की कैपेसिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर सिलेंडर में 10 kg गैस है तो ये लोग कहते हैं इसमें भर दो 12 किलो 13 किलो, वो भी ख़तरे का बाइस है। प्लस सिलेंडर का जो रेगुलेटर है उसको भी चेक करना चाहिए हर एंगल से। बेहतर तो यही है कि एहतियाती तदाबीर को पे अमल किया जाए ताकि ऐसे हादसा से। चले जी, इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में ऐसा लगता है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको हम काबू नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा मसला बन कैसे गया? इरफान खोखर साहब स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं LPG एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है, पिछले 10 साल से हर सर्दियों में, गर्मियों में भी, लेकिन सर्दियों में इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं, वावेला होता है, शोर मचता है, हर कोई बोलता है इस वाले LPG स्टेशन को बंद कर दो, यहाँ से सिलेंडर्स आ रहे हैं इनको बंद कर दो, घरों में इस्तेमाल बंद कर दो। घरों में भी चेक होगा 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम 1 महीना, उसके बाद फिर सब भूल जाते हैं। तो हम क्या अपनी कौम को आदी बना रहे हैं इस तरह के वाक़यात को, नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि ठीक है भाई लोग मरते हैं कुछ नहीं होता? सबसे पहले मैं आपका और बोल TV का बेहद मशहूर हूँ कि मैं लाहौर से स्पेशली इसीलिए ताकि ये बड़ा मीडिया एक प्लेटफॉर्म में बात कर सकूँ। सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या आए रोज़ हो रहे हैं। इस्लामाबाद वाला वाक़े को तीसरा रोज़ गुजर गया, रोज़ वाक़या अभी इसका तयन नहीं हो सका ये क्यों हुआ। अब आ जाके जो भी होता है वो सिलेंडर पे था। हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, खैर मेरे सिलेंडर मार्केट में उसकी भरमार है,
सैकड़ों कारखाने गुजरांवाला में बने हुए हैं, लाकानूनीयत है। अब उसके बाद सबसे और बड़ा मसला आ गया है कि आप फ़र्ज़ करें 30 से 35 टन का बोदर जो कैरी करके LPG लेके जाता है वो 90 टन तक पहुंच गया है। बात यह है कानून साजी नहीं है। मेरे अरसा रात में चेयरमैन ओगरा का बेहद मशहूर, उनकी लीगल टीम का, सदमा साहब का, जैन साहब का, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की और उन्होंने चारों सूबों से लेजिस्लेशन के लिए कोशिश की और लॉ डिपार्टमेंट में मैं गया और बड़े वहाँ पे गलीज किस्म के लोग से मुलाकात हुई। 2 साल उन्होंने वहाँ पे वो फाइल दबा कर रखी, फिर मैंने लड़ाई करके वो फाइल इंटीरियर मिनिस्ट्री में आई। अब मैं आपने पता है पिछले साल एक सालगिरह गुजर गई, मुल्तान में एक बोदर ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों जाने गई वहाँ पे कादर गिलानी सब चेक तकसीम करने के लिए। तो मैंने कहा GA भुट्टो और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सुन लें कि जनाब ये करोड़ों रुपए आप तकसीम कर देंगे, एक जान भी वापस नहीं आएगी। खुदारा इसके लिए कानून साजी के लिए अमल को तेज़ करें। तो मैं बेहद मशहूर हूँ यूसर। मैंने कहा जी आप एक घर से 5 MNAs हैं, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान है, अगर अभी भी ये कानून साजी ना हुई तो मैंने कहा फिर मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने आग ही लगाऊंगा अपने आप को। अब मैं मजे की बात, मैंने उनसे कहा कि रिक्वेस्ट ये है कि इसमें कानून साजी करा दे। वो कानून साजी क्या है? 14 साल तक सजा होगी जो गैर मिल्की सिलेंडर बनाएगा, बेचेगा, बोदर बनाएगा, बेचेगा, 14 साल की सजा। उसके बाद नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना। ये कौम रुकेगी, ये कौम डंडे पे लग चुकी है। हमने पूरी दुनिया में नायाब जहाज बना लिया, हमने एटम बम बना लिया, हम ये सिलेंडर और बाकी चीज़ों पे ये छोटी ये दुकानें। इरफान साहब आप कह रहे हैं कि भाई हम उम्मीद करते हैं कौम को डंडे पे ना लगाएं और उससे पहले हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको कुछ आगाही देना ज़रूर चाहेंगे। जब हम बात करते हैं गैर मयारी सिलेंडर की, ठीक है, क्या होता है ये? उसका नोज़ल ख़राब होता है, उसकी बॉडी रस्टेड होती है, थोड़ा सा मुझे डिफ़ाइन कर दें ताकि वो लोग जो जा रहे हैं ख़रीदने, अब हर कोई तो साइंटिस्ट नहीं है ना, हर किसी को तो नहीं पता कि ये मयारी है या गैर मयारी है, थोड़ा सा अगर आप डिफ़ाइन कर दें। सर मैं इसको भी करूँगा, लेकिन एक छोटी सी बात देखिए, जब ज़रूरत वक्त की होती है तो कानून साजी मिनटों में हो जाती है, जब उनको अपनी ज़रूरत होती है। क्या अवाम की जान इतनी सस्ती किसके लिए कानून साजी नहीं हो सकती? बाकी जो आपका सवाल है मैं अवाम के लिए कहूँगा, सबसे पहले कंपनी के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर और जिसको मजाज डिस्ट्रीब्यूटर मैं कहूँगा, मजाज डिस्ट्रीब्यूटर से, ओगरा रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से, गवर्नमेंट के ऑथराइज ओगरा के जो मैन्युफैक्चर वो सिलेंडर खरीदें। भले अब वहाँ डिटेक्टर्स आ गए, वहाँ पे उनको थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट लें, वरना सिलेंडर ना। और जो इस वक्त पूरे शहर यानी आपके पटेल पाड़ा में या बाकी या हार्डवेयर दुकानों में ये चमकीले आपको सिलेंडर नजर आते हैं, ये सब के सब 2 नंबर हैं। ये सब गुजरांवाला में 600 कारखाना यहाँ सप्लाई कर रहा है। वो एक शहर में वो बंद कर दें, क्रैश कर दें सिलेंडर। और मेरी इन तमाम LPG डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदारों से अपील है, खुदारा आपके पास कोई जंग-लुदा पुराना सिलेंडर ये हार्डवेयर दुकान से जो आता है उसको क्रैश कर दें, 15 पे कॉल कर ख़त्म। यहाँ पे बत्ता गिरा का आलम देख लें, यहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की दुकान पे सिर्फ बत्ता गिरी है। जो अभी बेटे ने बात की तो मुझे यकीन करेंगे अब वो 1 हफ्ता 2 एकदम से खबर फैलेगी। पहले दिन उसका जो है दुकान पे बता है वो 20,000 होगा, फिर 30 होगा, 40 होगा, करते करते फिर महीने बाद वो बता भी नहीं। एक आम आदमी जो खरीदने जाए वो देखे पे वो सर्टिफिकेट है और वो दुकान वाले को उसको डिस्प्ले पे करना चाहिए। हर सिलेंडर के ऊपर सीरियल नंबर है। आप ओगरा की थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट साथ लें, उससे उसका डिटेक्टर से चेक करके लें ये सिलेंडर। अब तो हम ओगरा में बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनका हर वेबसाइट पे भी चीज़ें आएंगी। देखिए इससे पहले मैं और खौफजदा हूँ। आप देखेंगे 30 से 35 मेट्रिक टन का जो बोजर्स होता है वो अलाउड है कानूनी तौर पे। अब 90 टन के बोजर घूम रहे हैं और गैर मियारी चादर के घूम रहे हैं। एक खुदाना खासा अल्लाह न करे एक सिलेंडर ब्लास्ट होगा, पूरे का पूरा शहर सफा हंसी से मिट जाएगा। अब मैं इन कानूनी इदारों को, इन हुक्मरानों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदारा और वक्त ना एक आप अपने बच्चे की लाश उठाएं तो पहले ये कानून शादी कर दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा सार्फिन को भी, बाकियों को एहतियात करें, जान से कीमती कोई बिल्कुल इसीलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और उम्मीद करते हैं कि ये वो तमाम लोग जो यूज़र्स हैं वो अपनी जाँच पड़ताल करके चीज़ें लें। यहाँ पे ले रहे हैं एक लिटिविटी ब्रेक। स्टे विद अस। सादिया, अगर मैं आपसे कहूँ कि कल से कराची में टैंकर बंद, तो आप इस पे यकीन करेंगी? कभी भी नहीं करूँगी। कल से तो नहीं, मेरे घर में पानी आना ना शुरू हो, कल से तो नहीं खैर, लेकिन अब ये एक चीज़ सामने आई है। थॉट बहुत एलियन है, इवन ये थॉट भी बहुत एलियन है कि कराची में लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो जाए लाइन के जरिए, बजाय इसके कि वो टैंकर से पानी डलवाएं। तो तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
ये तो किसी ख्वाब से कम ये खबर नहीं थी जब हम तक पहुंची, लेकिन ये होगा कैसे, पहले तो ये बताइए। देखिए बिल्कुल ये ऐसा ख्वाब है जो तामीर होने जा रहा है। हमने माजी में हाइड्रेंट्स के थ्रू कोशिश की कि चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए चीज़ों को, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं इस बात पे यहाँ एक्सेप्ट करूँगा कि जिस तरह हम चाह रहे थे चीज़ें वो मैनेज नहीं हो सकी। इलीगल हाइड्रेंट्स हो गए और जो एग्जिस्टिंग हाइड्रेंट्स थे फिर उनकी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़, कोशिश तो हमारी यही थी कि उसके थ्रू सब चीज़ें हो जाए। तो इस पे हमने काफ़ी वर्किंग की और फिर हमने ये फैसला किया कि ये हाइड्रेंट्स का सिस्टम ही ख़त्म किया जाए और लोगों के घरों में डायरेक्टली लाइन के थ्रू पानी आना शुरू हो। उसमें थोड़े हमें चैलेंजेस ये थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पुरानी पाइपलाइंस एक्सेट्रा, तो वो सब काम हमने अपना जो असेसमेंट है पूरी कर ली है। और वो आपको यहाँ ये गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि वो करने के बाद, सारा अपना होमवर्क करने के बाद हमने ये अनाउंस कर दिया है कि अब जितने भी हाइड्रेंट्स हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट कर देंगे और इंशाअल्लाह अब कराची शहर में जो भी पानी है वो लाइन के थ्रू लोगों के घरों में आएगा। और उन इलाकों का क्या होगा अली राशिद साहब जहाँ पे लाइन नहीं है, ऐसे इलाके हैं वो आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जी बिल्कुल, ऐसे भी इलाके हैं। जब मैंने आपसे कहा हमने अपना होमवर्क किया, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस, कुछ ऐसे हैं जहाँ है ही नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ हैं मगर दे रेस्टेड और वो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो उस किस्म की नहीं है। तो वो सारा जायज़ा लेके असेसमेंट करके ये अनाउंसमेंट हमने की है कि जहाँ पाइप्स और जहाँ ये सिस्टम डालना है वो सब चीज़ें, जहाँ मरम्मत करके बेहतर करना है वो चीज़ें, और जहाँ एग्जिस्टिंग है, जहाँ पानी ऑलरेडी आता है मगर टाइमली नहीं आता है या हर दूसरे दिन आता है या हफ्ते में एक आध दिन आता है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हमने। अली साहब ये बताइएगा, मेरे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि लेट्स से अगर ये हाइड्रेंट्स और ये टैंकर के थ्रू पानी आना ये इलीगल था और लीगल वे यही है कि पानी लोगों के घर लाइनों तक आता है, तो ये इतने अरसे कैसे चल गया और कोई एक्शन इस पर, आई मीन फॉर ओवर 15 ईयर्स, आप खुद प्रॉब्ली DHA में रहते हैं, यू नो दिस, कि उसके अतराफ भी नहीं, जो DHA का इलाका नहीं भी है, वहाँ भी लोगों के यहाँ पानी अभी कोई 10 साल से नहीं 20 सालों से लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा। ये हो कैसे गया? इतना बड़ा नेटवर्क बनने कैसे दे दिया गया? देखिए अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा शहर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन मैं आपसे कहूँगा कि बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ पानी का निज़ाम, जो पाइप लाइन्स हैं वो मौजूद ही नहीं थे। उधर हमने पाइप लाइन्स डालने का काम काफ़ी अरसे से हम इस पे वर्किंग कर रहे थे और डालनी शुरू की हैं। अब हमें लगा, ये देखें ये किसी भी अनाउंसमेंट से पहले कि जी ये हम बस बंद कर रहे हैं, उस पर एक तवील वर्किंग होती है और काफ़ी पॉलिटिकल, जब आप किसी हुकूमती पार्टी में हो या किसी आपके पास कोई ओहदा हो तो आप कोशिश ये करते हैं कि यू डोंट वांट टू जंप द गन, आप फौरन। लेकिन कर्ब कैसे करेंगे? आई मीन हम तो सब कहते हैं इतना बड़ा माफिया है, या सब कहते हैं माफिया है, टैंकर माफिया, कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? देखिए कंट्रोल ऐसे करेंगे कि हाइड्रेंट्स ही बंद हो जाएंगे। हाइड्रेंट्स के थ्रू टैंकर्स पानी भरते थे और उनका कोई एलोकेटेड कोटा होता था और उनको किसी सर्टेन प्राइस पे देना होता था आवाम को वो पानी, जो गवर्नमेंट के रेट्स थे। मगर यहाँ वो शिकायत नहीं थी कि टैंकर है और वो गवर्नमेंट रेट्स पे लोग उससे भी खुश थे अगर वो सही तरीके से चल सकता। मगर हमने ये नोटिस किया है इसका हम अली साहब, इसका क्या निज़ाम कैसे फिर होगा? बिल के थ्रू होगा, मीटर के थ्रू होगा, ये बता दीजिए आखिर में। इसमें बिल्कुल हाँ, मीटरिंग होगी, उसके बिल होंगे और जो जिसकी जितनी पानी की यूसेज होगी उसके हिसाब से होगा और कोशिश ये की जाएगी कि हर इलाके को, और हमने वो भी आइडेंटिफाई किए हुए कि जहाँ बल्क का फ्लो ज़्यादा है, जहाँ बल्क और लास्ट क्वेश्चन है, वी हैव 30 सेकंड्स ऑन इट, क्या विजन है, कब तक लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो जाएगा? देखिए इंशाअल्लाह ताला इसका कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं दे सकता कि सबके पास कब तक आना शुरू हो जाएगा, मगर ये हाइड्रेंट्स का ये तो समझें कि आज से ही काम शुरू हुआ है और ये आप देखेंगे कि विद इन अ फ्यू मंथ्स पीपल विल बी वेरी हैप्पी। ओके, दिस मीन्स कि फिर बिलावल फिर ये बयान नहीं देंगे कि मैं भी तो पानी खरीद के
लेता हूँ, होपफुली। थैंक यू, बिल्कुल ऐसे थैंक यू सो मच अली राशिद साहब। हम यही चाहते हैं आपके मेरे सबके घनी लाइन से आए और लोग उसके लिए जो है वो दर दर की ठोकरें ना खाएं। वेल विद दिस हम आपसे लेंगे इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।